जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड BHDG 173 समाचार पत्र और फीचर लेखन की महत्वपूर्ण प्रश्न की दूसरी क्लास लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक पहली क्लास को नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो हम उसको जो है आई बटन में ऐड कर देंगे, तो वहां से आप लोग उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। नहीं तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर उसकी हम जो लिंक शेयर कर देते हैं और PDF की भी लिंक शेयर कर देते हैं, तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर को परचेज करना चाहते हैं जिसमें आपको सभी सैंपल क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिस बेस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो उनसे आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली गूगल पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है shop.hindustanknowledge.com। तो जैसे आप इसको सर्च करेंगे, थोड़ी देर आपको वेट करने के बाद आपके सामने ये हमारी वेबसाइट आ जाएगी। सिंपली आपको क्या करना है, स्क्रॉल करके आपको जाना है सर्च कोड में। यहाँ पर आपको पेपर कोड टाइप करना है BHDG 173। इसके अलावा अगर आपके कोई अदर पेपर कोड्स हैं वो भी आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाय नाउ पर क्लिक करके आप लोग उसको परचेज कर लेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप या फिर व्हाट्सअप आइकन पर क्लिक करके जो है हमसे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब चलते वापस अपने प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, समाचार लेखन और संपादन की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। यानी कि समाचार लेखन कैसे होता है और उसका संपादन किन प्रक्रियाओं के अंतर्गत होता है, उसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो समाचार लेखन और संपादन पत्रकारिता की आधारशिला है। यह एक सृजनात्मक, विवेचनात्मक और तकनीकी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से तथ्यात्मक जानकारी को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि वह पाठकों को जानकारी दे, प्रभावित करे और जागरूक बनाए। इस प्रक्रिया में कई चरण होते हैं जो मिलकर एक सटीक, संतुलित और पठनीय समाचार को जन्म देते हैं। यानी कि जो समाचार लेखन, जो संपादन है, वो एक सृजनात्मक है, यानी कि निर्माणकारी है, विवेचनात्मक है और तकनीकी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जो है तथ्यात्मक जानकारी इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि पाठकों को जो है वो जानकारी दे, प्रभावित करे और जागरूक बनाए। इसमें जो है कुल विभिन्न प्रकार के चरण होते हैं, उनको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, समाचार संकलन, मतलब कि न्यूज गैदरिंग, यानी कि खबर को इकट्ठा करना। तो समाचार लेखन की प्रक्रिया का पहला चरण होता है समाचार एकत्र करना। यह कार्य संवाददाता या रिपोर्टर करता है। यह विभिन्न स्रोतों से सूचनाएं प्राप्त करता है, जैसे घटनास्थल पर प्रत्यक्ष निरीक्षण, सरकारी व गैर सरकारी प्रेस विज्ञप्तियां, प्रत्यक्षदर्शियों से बातचीत, सोशल मीडिया एवं ऑनलाइन स्रोत और न्यूज एजेंसियां जैसे ANI है। तो इससे जो है जो न्यूज वाले होते हैं, ABP जैसे वगैरह न्यूज वाले हैं, तो इनसे क्या लेते हैं, फुटेज लेते हैं। तो ये जानकारी हमको कहाँ से प्राप्त होती है, न्यूज एजेंसियों से, सोशल मीडिया, ऑनलाइन स्रोत से, प्रत्यक्षदर्शियों से बातचीत करके, यानी कि जो लोग वहां पर मौजूद थे, सरकारी व गैर सरकारी जो प्रेस विज्ञप्तियां होती हैं, और उसके बाद वो घटनास्थल पर जो है प्रत्यक्ष निरीक्षण करके भी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सूचना एकत्र करते समय रिपोर्टर को तथ्यों की सत्यता, विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। यानी कि जब वो खबर को इकट्ठा करते हैं तो रिपोर्टर को ध्यान रखना है कि वो जानकारी बिल्कुल सही हो, विश्वसनीय हो, निष्पक्ष हो। इसके बाद होता है समाचार चयन, मतलब कि न्यूज सिलेक्शन। हर एकत्रित जानकारी समाचार नहीं बनती है। संपादक और रिपोर्टर संयुक्त रूप से यह तय करते हैं कि किन घटनाओं को समाचार बनाया जाए और इस चयन में कुछ मापदंड होते हैं। यानी कि जो जानकारी इकट्ठा हुई, जरूरी नहीं कि वो सारी जानकारी समाचार बनेगी, तो उसमें से जो जानकारी समाचार बनती है उसको ही समाचार बनाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, संपादक और रिपोर्टर जो है संयुक्त रूप से बैठते हैं, इसके बाद जो है जानकारी को एकत्र करते हैं और कहते हैं कि इसमें से कौन सी जानकारी को जो है समाचार बनाया जाएगा। सबसे पहला उसकी नवीनता, यानी कितनी पुरानी है, महत्व उसका कितना है, और निकटता कितनी है, और रुचिकरता और विशिष्टता उसकी कितनी है। तो ये सारी चीजों, जी 5 जो चीजें होती हैं जो निर्धारित करती हैं कि कौन समाचार बनेगा, कौन समाचार नहीं बनेगा। यानी कि वो कितनी, सबसे पहले तो कितनी नई है, उसका कितना महत्व है, कितनी निकटता है उसमें, और कितनी वो रुचिकर है, और उसमें कितनी विशिष्टता है। ये जो 5 तत्व होते हैं, इसके आधार पर जो कोई जानकारी समाचार बनेगी या नहीं बनेगी ये तय होता है। इसके बाद इसके आधार पर यह तय किया जाता है कौन सी सूची जो है समाचार योग्य है। इसके बाद समाचार लेखन, यानी कि जब हमारा जो समाचार तैयार हो जाता है, इसके बाद होती है राइटिंग। यह चरण सबसे महत्वपूर्ण है। समाचार लेखन में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होता है। यानी कि अब तो हमने समाचार तय कर लिया कि हमको न्यूज़पेपर में क्या जानकारी देनी है, अब होगी राइटिंग। उसकी क्या होगी, राइटिंग होगी। अब कौन सी जानकारी पहले दी जाएगी, कौन सी जानकारी बाद में दी जाएगी। तो एक अच्छा समाचार लेख इन प्रश्नों के उत्तर देता है। सबसे पहले क्या हुआ, इसमें कौन शामिल था और ये कब हुआ,
और कहाँ हुआ और क्यों हुआ और कैसे हुआ, ये जो चीजें होती हैं, ये जो अगर पूरे समाचार में ये जो प्रश्न में देखने को मिलती हैं समाचार में, तो वो एक अच्छा समाचार माना जाता है। इसके बाद उल्टा पिरामिड की शैली उसमें होती है। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी शुरू में दी जाती है, फिर कम महत्वपूर्ण तथ्य और बाद में पाठक को शीघ्र मुख्य बात जो है समझ में आ जाती है। यानी कि जो न्यूज़पेपर होगा जब उसमें जानकारी दी जाएगी तो सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी, इसके बाद उससे जो कम है इसके बाद जो है उससे कम जानकारी दी जाएगी। यानी कि इसमें क्या होता है, उल्टा पिरामिड जो है, यानी कि सबसे पहले जो है उल्टा पिरामिड अगर हम लोग बनाएं तो ये उल्टा पिरामिड है। यानी कि सबसे पहले क्या देंगे, अच्छी जानकारी, इसके बाद जो थोड़ी कम महत्वपूर्ण है इसके बाद जो है जो कतई नहीं महत्वपूर्ण है वो दे देंगे। तो सबसे पहले दी जाएगी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी। इसके बाद है भाषा और शैली। तो भाषा सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, संक्षिप्त हो और तथ्यात्मक होनी चाहिए। लेखन में पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। इसके बाद है शीर्षक और उपशीर्षक। प्रभावशाली शीर्षक पाठक का ध्यान आकर्षित करता है। यह संक्षिप्त, सटीक और समाचार का सार दर्शाने वाला होना चाहिए। यानी कि जब हम लोग कोई न्यूज़पेपर खोलते हैं तो यहाँ पर शीर्षक लिखा हो तो सबसे पहले हेडिंग लिखी होती है। हेडिंग जितनी संक्षिप्त होगी, सटीक होगी, समाचार को जो सार दर्शाने वाली होगी, तो वो न्यूज़पेपर उतना ही अच्छा होगा। इसके बाद होता है समाचार संपादन, मतलब कि न्यूज एडिटिंग। तो समाचार का लेखन पूरा हो जाने के बाद उसका संपादन किया जाता है। यह प्रक्रिया जो है समाचार को अधिक प्रभावशाली और त्रुटि रहित बनाने के लिए आवश्यक है। इसके बाद हुई तथ्य जांच, मतलब फैक्ट चेकिंग होती है। तो समाचार में दिए गए सभी तथ्यों की पुष्टि की जाती है ताकि कोई भ्रामक या झूठी जानकारी ना जाए। इसके बाद है भाषा सुधार, उसी में होता है। व्याकरण, वर्तनी, विराम चिन्ह आदि की गलतियां सुधारी जाती हैं। साथ ही भाषा को अधिक सहज एवं प्रभावमयी बनाया जाता है। इसके बाद होता है संपादकीय संतुलन, यानी कि समाचार निष्पक्ष, संतुलित और तटस्थ हो। यह सुनिश्चित किया जाता है किसी प्रकार की पक्षपातपूर्ण या भड़काऊ भाषा को यहाँ से हटाया जाए। इसके बाद है आकार निर्धारण और प्रस्तुति। समाचार को प्रश्नों की जगह कॉलम के अनुसार उपयुक्त आकार में ढाला जाता है। यदि आवश्यक हो तो फोटो, ग्राफिक्स या बॉक्स आइटम में जोड़े जाते हैं। यानी कि देखिए, जो न्यूज जितनी बड़ी होगी उसको उतना ही बड़ा कॉलम मिलेगा और जितनी कम महत्वपूर्ण होगी उसको उतना ही छोटा कॉलम मिलेगा। इसके बाद है अंतिम अनुमोदन और प्रकाशन है, फाइनल अप्रूवल एंड पब्लिकेशन। संपादक द्वारा अंतिम अनुमोदन के बाद समाचार को प्रकाशित या प्रसारित किया जाता है। प्रिंट मीडिया में, अखबार के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, चैनलों या वेबसाइटों के माध्यम से। इसके बाद यहाँ पर हम लोग निष्कर्ष देंगे। तो समाचार लेखन और संपादन की प्रक्रिया जटिल लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसमें तथ्य संकलन से लेकर प्रस्तुति तक कई चरण होते हैं। एक अच्छा समाचार वही होता है जो तथ्यात्मक हो, संतुलित हो, रोचक हो और स्पष्ट हो। इस प्रक्रिया में लेखक और संपादक की भूमिका निर्णायक होती है, क्योंकि वे ही यह तय करते हैं कि जनमानस तक क्या, कैसे और क्यों पहुंचेगा। इसलिए यह आवश्यक है कि इस कार्य में पत्रकारिता की नैतिकता, जिम्मेदारी और पेशेवर ईमानदारी का पालन किया जाए। यानी जो समाचार होता है उससे ही तय होता है कि वो जो है जो समाज में क्या जानकारी फैलाएगी, कौन सी जानकारी उसको नहीं देनी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी पत्रकारिता करता है उसको नैतिकता की समझ होनी चाहिए, उसकी जिम्मेदारी बनती है और वो पेशेवर से ईमानदार होना चाहिए, जो लोगों के साथ जो है पक्षपात ना करे। इसके बाद है सांस्कृतिक फीचर का महत्व बताते हुए उसके प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। तो सांस्कृतिक फीचर किसी समाज या मानव समुदाय की पहचान और मूल्यों का प्रतिबिंब होते हैं। ये वे विशेषताएं होती हैं जो किसी मानव समूह की जीवन शैली, आचार विचार, परंपराएं, भाषा, धर्म, कला, स्थापत्य, पोशाक, खान पान आदि के रूप में व्यक्त होती हैं। यानी संस्कृति फीचर किसी समाज या मानव समुदाय की पहचान और मूल्यों को प्रतिबिंबित करते हैं। यानी जो सांस्कृतिक फीचर होता है वो किसी समाज के, मानव समुदाय की जो पहचान है और उसके मूल्य है उसको दर्शाती है। ये वे विशेषताएं होती हैं जो किसी मानव समूह की जीवन शैली पर आधारित आचार विचार, परंपराएं, भाषा, धर्म, कला, स्थापत्य, पोशाक, खान पान आदि के रूप में व्यक्त होती हैं। सांस्कृतिक विशेषताएं केवल किसी भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित नहीं होती हैं, बल्कि समय के साथ उनमें परिवर्तन और विकास भी होता रहता है। यानी कि देखिए, जो सांस्कृतिक विशेषताएं वो कभी भी भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित नहीं होती हैं, उनमें समय के साथ परिवर्तन भी होता रहता है। मानव सभ्यता के विकास में इन सांस्कृतिक विशेषताओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। आप देख लेते हैं यहाँ पर जो सांस्कृतिक फीचर के महत्व क्या क्या है। तो मानव पहचान का आधार, सांस्कृतिक विशेषताएं किसी व्यक्ति या समूह की पहचान निर्धारित करती हैं। एक व्यक्ति की भाषा, रीति रिवाज, पोशाक,
आदि से विशिष्ट से उसे पहचानते हैं। यानी कि हम लोग जज कर लेते हैं कि ड्रेस से, अगर ड्रेस पहने तो हम बता दें कि यूपी का है, बिहार का है, भाषा से समझ लेते हैं कि वो यूपी का रहने वाला है कि बिहार का रहने वाला है। तो इससे क्या होता है, मानव पहचान का आधार भी होता है। इसके बाद है सामाजिक एकता और सहिष्णुता। तो सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं के माध्यम से समाज में एकता और सामूहिकता की भावना उत्पन्न होती है। यह आपसी सहयोग और सद्भावना को बढ़ावा देती है। इसके बाद है संस्कार और नैतिकता का विकास होता है सांस्कृतिक फीचर से। तो संस्कृति व्यक्ति को नैतिक मूल्यों की शिक्षा देती है, जैसे बड़ों का सम्मान, सत्य बोलना, परोपकार करना आदि सांस्कृतिक शिक्षा से ही प्रेरित होते हैं। इसके बाद है विकास और नवाचार का माध्यम। तो संस्कृति मनुष्य को सोचने, समझने और नवाचार करने की प्रेरणा देती है। किसी भी राष्ट्र के विकास में उसकी सांस्कृतिक चेतना का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके बाद है पर्यटन और आर्थिक लाभ। तो सांस्कृतिक धरोहर, पर्व, त्योहार, कला और स्थापत्य पर्यटन को बढ़ावा देते हैं, जिससे स्थानीय लोगों को आर्थिक लाभ होता है। इसके बाद है सांस्कृतिक विविधता का सम्मान। तो सांस्कृतिक फीचर्स हमें विभिन्न संस्कृतियों की विविधता को समझने और उनका सम्मान करना सिखाते हैं, जिससे जो है वैश्विक भाईचारा बढ़ता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं सांस्कृतिक फीचर्स के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भाषा। तो यहाँ पर देखिए, भाषा यह संस्कृति की आत्मा होती है। भाषा विचारों, भावनाओं और ज्ञान के आदान प्रदान का माध्यम होती है। भारत में हिंदी, तमिल, बंगाली, मराठी आदि भाषाएं सांस्कृतिक विविधता का उदाहरण हैं। ठीक है। इसके बाद है धर्म और आस्था। तो धर्म किसी भी समाज की सांस्कृतिक संरचना का एक अभिन्न अंग है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध आदि धर्मों की मान्यताएं, पूजा पद्धतियां, त्योहार सांस्कृतिक फीचर्स को आकार देते हैं। इसके बाद है कला और शिल्प। तो नृत्य, संगीत, चित्रकला, मूर्ति कला, बुनाई, कढ़ाई जैसे पारंपरिक शिल्प और कलाएं किसी भी समाज की सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाती हैं, जैसे भरतनाट्यम, कथक, मधुबनी चित्रकला आदि जो है ये कला और शिल्प जो होती हैं, ये जो है सांस्कृतिक फीचर को दर्शाते हैं। इसके बाद है भोजन और पाक शैली। किसी क्षेत्र का खान पान उसकी जलवायु, कृषि परंपराओं से जुड़ा होता है। उदाहरण स्वरूप दक्षिण भारत में इडली डोसा चलता है, उत्तर भारत में रोटी सब्जी, पंजाब में सरसों का साग, मक्की की रोटी सांस्कृतिक विविधता का उदाहरण है। यानी कि हमारे देश में खाने पर, खाने के स्तर पर, कपड़ों के स्तर पर, डांस के स्तर पर हर तरीके से विविधता पाई जाती है। पहनावा अगर हम लोग देखें तो कपड़े पहनने की शैली भी सांस्कृतिक फीचर का हिस्सा है, जैसे राजस्थान की घाघरा चोली, बंगाल की साड़ी, पंजाब का सलवार कुर्ता, ये सब क्या है, सांस्कृतिक फीचर का हिस्सा है। इसके बाद त्योहार और परंपराएं आती हैं। तो दीपावली, होली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व जैसे त्योहार सामाजिक जीवन में उल्लास और भाईचारा लाते हैं तथा सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करते हैं। इसके बाद है स्थापत्य और वास्तुकला। तो ऐतिहासिक भवन, मंदिर, मस्जिद, चर्च, किले आदि किसी सभ्यता के सांस्कृतिक वैभव के प्रतीक हैं, जैसे ताजमहल, खजुराहो के मंदिर, अजंता एलोरा की गुफाएं आदि। इसके बाद इसका निष्कर्ष देखेंगे तो सांस्कृतिक फीचर्स किसी समाज की आत्मा होते हैं। ये न केवल हमारी परंपराओं और जीवन शैली को दर्शाते हैं, बल्कि हमें एक दूसरे से जोड़ने का कार्य भी करते हैं। वैश्वीकरण के इस युग में सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित रखना और उनका सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि भावी पीढ़ियां भी हमारी संस्कृति विरासत से लाभान्वित हो सकें। इसके बाद यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है, किसी एक प्रसिद्ध मेले पर फीचर लेख लिखिए। आपसे फिल्म पर पूछ सकता है, दोस्त पर पूछ सकता है, तो किसी भी विषय पर आपसे जो है फीचर लेख पूछ सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले फीचर लेख में क्या देंगे, इंट्रोडक्शन देंगे। तो भारत विविधताओं का देश है, जहाँ प्रत्येक कोने में मेले और त्योहारों का आयोजन होता है। इन आयोजनों में सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक जीवन के सभी रंग देखने को मिलते हैं। राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित पुष्कर नगर का पुष्कर जो मेला है, भारत ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यह मेला आस्था, व्यापार, रंगीन लोक संस्कृति का जीवंत उदाहरण है। प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित होने वाला यह मेला हजारों देशी विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है, इसके बाद उसका जो महत्व है वो देखेंगे। तो मेले का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व। तो पुष्कर मेला न केवल एक व्यापारिक और सांस्कृतिक उत्सव है, बल्कि इसका गहरा धार्मिक महत्व भी है। पुष्कर को भगवान ब्रह्मा की जो है नगरी कहा जाता है, और यहाँ स्थित ब्रह्मा मंदिर दुनिया का एकमात्र मंदिर है जो उन्हें समर्पित है।
मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ब्रह्मा जी ने यहीं यज्ञ किया था और पुष्कर झील का निर्माण हुआ था। इस अवसर पर श्रद्धालु पुष्कर झील में स्नान कर पुण्य अर्जित करते हैं। इस स्नान का महत्व गंगा स्नान के समान ही माना जाता है। इसके बाद लिखेंगे मेले की जो प्रमुख गतिविधियां कौन कौन सी थी। तो इसी प्रकार आपको क्या करना है, दोस्त के जो है अच्छे गुण लिखने हैं। अगर फिल्म पूछ रहा है तो फिल्म का जो प्रमुख गतिविधियां हैं या फिल्म की जो महत्व है उसको लिखेंगे, ठीक है। तो ऊंट और मवेशी मेला। पुष्कर मेला विशेष रूप से अपने ऊंट मेले के लिए प्रसिद्ध है। दूर दराज के ग्रामीण अपने सजाए सांवरे सवारी ऊंट, घोड़े और मवेशी लेकर यहाँ आते हैं। ऊंटों की खरीद बिक्री, उनकी दौड़, सजावट, नृत्य प्रतियोगिताएं मेले की मुख्य विशेषताएं हैं। यह मेला किसानों और पशुपालकों के लिए एक बड़ा व्यापारिक अवसर होता है। इसके बाद लोक संस्कृति का उत्सव। तो राजस्थानी लोकगीत, घूमर नृत्य, कठपुतली शो, पारंपरिक वेशभूषा और रंग बिरंगी पगड़ियों में सजे लोग मेले को जीवंत बनाते हैं। संगीत और नृत्य की महफिलें रात भर चलती हैं। पर्यटक पारंपरिक राजस्थान भोजन का आनंद भी लेते हैं, जिसमें दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी और मिर्ची का बड़ा प्रमुख होते हैं। इसके बाद विदेशी पर्यटकों की भागीदारी इसमें कितनी होती है। तो पुष्कर मेला अब एक वैश्विक आयोजन बन चुका है। विश्व भर से पर्यटक यहाँ आते हैं और भारतीय ग्रामीण जीवन, परंपरा और आतिथ्य का अनुभव करते हैं। उनके विशेष रूप से योग शिविर, सांस्कृतिक वर्कशॉप्स और सफारी टूर भी आयोजित किए जाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान। तो मेले के दौरान हजारों श्रद्धालु पुष्कर झील के घाटों पर एकत्रित होकर दीपदान और पूजा अर्चना करते हैं। ब्रह्मा मंदिर में दर्शन के लंबी कतारें लगती हैं। धार्मिक प्रवचन और भजन कीर्तन वातावरण को भक्तिमय बना देते हैं। इसके बाद यहाँ पर है पर्यटन और प्रशासन। तो राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा पुष्कर मेले के दौरान विशेष व्यवस्थाएं की जाती हैं। अस्थायी तंबू, शिविर, स्वच्छता, सुरक्षा और चिकित्सा सेवाएं सुनिश्चित की जाती हैं। हाल के वर्षों में डिजिटल टिकटिंग, गाइड मैप्स और लाइव स्ट्रीमिंग जैसी आधुनिक सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। इससे मेले में भागीदारी और भी सरल और व्यवस्थित हुई है। यानी कि पर्यटन और शासन के बीच क्या संबंध होता है इस मेले में, तो वो लिख दिया हमने। इसके बाद लास्ट में आपको निष्कर्ष लिख देना है। तो पुष्कर मेला एक मेला नहीं है, बल्कि भारत की जीवन सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। यहाँ परंपरा, व्यापार, आस्था और कला का जो संगम देखने को मिलता है वह दुर्लभ है। रेगिस्तान के रेत में सजे रंग बिरंगे दृश्य न केवल आंखों को भाते हैं, बल्कि आत्मा को भी एक अनूठा अनुभव प्रदान करते हैं। यह मेला भारतीय ग्रामीण जीवन की जड़ों से जुड़ने का अवसर देता है और हर वर्ष यह संदेश देता है कि भारत की आत्मा उसके मेले और त्योहारों में बसती है। तो यहाँ पर टोटल हमने BHDG 173 के 3 क्वेश्चंस और पहली क्लास में 3 क्वेश्चंस, टोटल 6 क्वेश्चंस का आपको जो है PYQ से कवर कर लिया है। तो आपको आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में।